हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मेरा नाम है प्रभाकर और दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप स्टडीकर को खबरिया पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। और अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चाइना की खिलाड़ी को हरा करके और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इनके पहले जो रिकॉर्ड है व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 मेडल जीतने का ओलंपिक में, तो वो है सुशील कुमार के नाम। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 5 जुलाई 1995 को। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? हैदराबाद, तेलंगाना में। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की महिला एकल खिताब में 2019 में गोल्ड मेडल जीता था। अब इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पीवी सिंधु को साल 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री अवार्ड और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों यहां पर बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो अब इसका नाम बदल गया है और इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि आशा भोसले एक भारत की गायिका है और भारत सरकार के द्वारा उन्हें साल 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। दोस्तों जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी और यह साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य कार्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। इसकी राशि है 10 लाख रुपए और इसके साथ स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किन 2 देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कॉर्पेट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुई है? तो वो हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया की जो नेवी है उसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है दोस्तों? कॉर्पेट। तो भारत की तरफ से जो जहाज गया था दोस्तों अभ्यास के लिए, तो उसका नाम था शरयू। और इंडोनेशिया की तरफ से जो जहाज था उसका नाम था KRI बंगटोमो। तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्पेट अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है और इसमें भारत की तरफ से जिस जहाज ने हिस्सा लिया था इस अभ्यास में, तो उसका नाम है शरयू। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित बनाना। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास को डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। सांतिर ओपोरोना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ है भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। और त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास हुआ है भारत, फ्रांस और UAE के बीच। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? तो दोस्तों वो स्टेट है कर्नाटक। यानी कर्नाटक ने ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान किया है और ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला कर्नाटक पहला स्टेट है। तो कर्नाटक स्टेट ने सभी सरकारी सेवाओं में थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने का वादा किया है और दोस्तों इसकी घोषणा भी कर दी गई है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, वसवराज बोम्मई हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई है। यानी अगस्त माह के लिए कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है? तो दोस्तों भारत अगस्त माह 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे भारत के। इससे पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल हुए थे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए समुद्री सुरक्षा, शांति की स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत एक अस्थायी देश है सुरक्षा परिषद का। अब स्थायी देश कौन कौन से हैं? तो उनमें पहला नाम है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस और चौथा है ब्रिटेन और पांचवा नाम है दोस्तों अमेरिका का। अब जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो इस प्रकार से भारत का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। अगले 2 सालों तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। अब यह अध्यक्षता कैसे मिली है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा, हर महीने अंग्रेजी के लेटर के आधार पर अध्यक्षता बदलती रहती है। तो अगस्त 2021 में भारत का नंबर आया है। अब भारत का नंबर दिसंबर 2022 में आएगा। तो दिसंबर 2022 में भारत फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करेगा। दोस्तों जून माह में जो अध्यक्षता की थी वो की थी फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? दीपक दास। तो दीपक दास को 1 अगस्त 2021 को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है और वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपना कार्यभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। दोस्तों दीपक दास 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है तो इसको हम जान लेते हैं। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सरकार का खाता संरक्षक होता है और भारत के अनुच्छेद 150 के अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर कोविड के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है? यानी वह शहर कौन सा है दोस्तों जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है? तो वह शहर है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में 18 से अधिक आयु वाले जो लोग हैं उनको लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। तो भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षित कर लिया गया है, यानी वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आबादी है वो 18 से प्लस वालों की है। इसके लिए भुवनेश्वर नगर निगम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था, वो किया था दोस्तों ड्राइव थ्रू टीकाकरण। और इसके लिए उन्होंने 10 सेंटर खोले थे ड्राइव थ्रू टीकाकरण के लिए। तो यह सबसे अच्छी पहल थी भुवनेश्वर नगर निगम की। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक का मेडल जीता था। तो इसके साथ ही भारत ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है और 1980 में गोल्ड मेडल जीता था और 2021 में दोस्तों ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने? ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ ही ओलंपिक हॉकी में भारत की मेडलों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों भारत ने 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 बार ओलंपिक हॉकी का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कब कब गोल्ड मिले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956। इसके अलावा 1964 और 1980 में गोल्ड मेडल मिले हैं। सिल्वर मेडल केवल एक बार मिला है 1960 में। ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं दोस्तों 1968, 1972 और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन में ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीता है और वो पदक है दोस्तों उनका ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले विजेंदर सिंह ने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में
और MC मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था। तो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज हैं ओलंपिक में। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो इनका जन्म हुआ है असम में, और असम से पहली महिला बनी है जिसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। दोस्तों 2020 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाली ये असम की 6वीं व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है? तो दोस्तों उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करते हुए यह बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यह कारण बताया कि हजारों लोगों यानी कई लोगों की यह डिमांड थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाए। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो अब राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 25 लाख रुपए। जब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो इसकी राशि थी 7.5 लाख, अब इसकी राशि हो जाएगी 25 लाख रुपए। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से, और दोस्तों जो पहले विनर थे यानी पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। 2020 में किन किन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगट और रानी रामपाल को। इसके अलावा दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, या 1961 से शुरू हुआ था। और इस प्रकार से कोच को भी एक अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, जिसे हम द्रोणाचार्य अवार्ड बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से, और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यानी द्रोणाचार्य अवार्ड के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को, और जो अर्जुन अवार्ड है और खेल रत्न अवार्ड है दोस्तों ये किसी प्लेयर को दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1979 को। दोस्तों अब हम इनके कैरियर की बात करते हैं। तो जो हॉकी के फील्ड में इनका जो पोजीशन थी वो थी सेंटर फॉरवर्ड, यानी जो मेजर ध्यानचंद थे वो हॉकी के मैदान में सेंटर फॉरवर्ड पर खेलते थे। और 1928 में, 1932 में और 1936 में जो टीम इंडिया ने मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर उसमें ये हिस्सा थे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? दोस्तों उस पहलवान का नाम है रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों रवि कुमार दहिया की बात करें तो रवि कुमार दहिया, KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ये ऐसे पहलवान बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रवि कुमार दहिया की। तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा में। दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2020 में गोल्ड मेडल और 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा अंडर 23 चैंपियनशिप 2018 में सिल्वर मेडल जीता है, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों ये थी इनकी मेडल वाली जर्नी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी टोक्यो ओलंपिक से ही रिलेटेड है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट करते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं, यानी अभी तक ओलंपिक के अंदर किसी भी एथलीट ने मेडल नहीं जीता था, कोई भी मेडल नहीं जीता था। और दोस्तों नीरज चोपड़ा पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है, और वो भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर का भाला फेंक करके यह उपलब्धि हासिल की है।
दोस्तों ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इनके पहले जो नाम है व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने का, वो है दोस्तों अभिनव बिंद्रा का। इसके बाद नीरज चोपड़ा का नाम है। दोस्तों अब हम नीरज चोपड़ा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ है पानीपत हरियाणा में, और दोस्तों ये आर्मी में है और सूबेदार के पद पर हैं, और इनकी जो यूनिट है वो है राजपुताना राइफल्स, और इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में सम्मानित किया जा चुका है। अब हम दोस्तों इनके मेडल की जर्नी को देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल, और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल, और एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत के किस किस एथलीट ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बजरंग पुनिया की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। और लवलीना बोरगोहेन, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर। और इंडियन हॉकी टीम ने जीता है कौन सा मेडल दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त को हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का जो समापन है वो 8 अगस्त को हुआ है, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल थे, 41 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इसके बाद जो दूसरा नंबर है दोस्तों वो है चाइना का। चाइना ने कुल 88 मेडल जीते हैं, जिनमें से 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हम सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा ने जीता है। और मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 8 अगस्त को किस आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है? यानी 8 अगस्त को किस आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को भी याद किया गया है। हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आज़ादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। यानी 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, और ये अंग्रेजों को भगाने के लिए आखिरी मूवमेंट था। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों को भगाने के लिए आखिरी मूवमेंट था, और इस मूवमेंट के बाद अंग्रेजों ने भारत की सत्ता को छोड़ दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस वैक्सीन का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। यानी भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन नाम की जो कोविड वैक्सीन है उसके आपातकालीन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत में जो वैक्सीन है उनके नाम कौन कौन से हैं जो हो गई हैं? कोवैक्सीन ये भारत में बनाई गई, कोविशील्ड ये भी भारत में ही बनाई गई। दोस्तों स्पुतनिक 5 ये रसिया की है, और जॉनसन एंड जॉनसन ये एक नई अमेरिका की कंपनी है। तो दोस्तों यह भी जो वैक्सीन है यह भारत में आ चुकी है। तो इस प्रकार से भारत में अब 4 कोविड-19 वैक्सीन हो चुकी हैं, और ये चारों में से जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 है, ये तीनों तो रेगुलर लग रही हैं, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन को आपातकालीन मंजूरी दी गई है। दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो यह एक खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को जेनेसन कोविड-19 वैक्सीन भी कहा जाता है। तो यह भी आप याद रखेंगे। इसको नीदरलैंड की लीडेन में जेनसन वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। किस राज्य ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। दोस्तों जो वंदना कटारिया हैं उनका संबंध उत्तराखंड से ही है। तो उत्तराखंड की सरकार ने वंदना कटारिया को 25 लाख का इनाम भी दिया है, क्योंकि जो वंदना कटारिया हैं ये हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें ये हॉकी टीम का हिस्सा थी। तो उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को सम्मानित करते हुए 25 लाख का इनाम दिया है, और इसके अलावा उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है।
दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर लेते हैं। तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है यानी योजना है, और इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है लिंगानुपात को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लिंग समानता को दूर करना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? धृति बनर्जी, यानी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख बनी है। दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 जुलाई 1916 को, यानी अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है दोस्तों? यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है प्राणियों के बारे में जानकारी को उपलब्ध कराना और उनका सर्वेक्षण करना, इसके अलावा उन पर रिसर्च करना। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? तो जायद तलवार 2021 किया है भारत और यूएई के बीच। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है? जायद तलवार 2021। दोस्तों भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त को फारस की खाड़ी में द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 में भाग लिया है। भारत की तरफ से किस जहाज ने या किस आईएनएस ने हिस्सा लिया है? तो आईएनएस कोच्चि ने इसमें हिस्सा लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है? तो दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 यानी इसी साल से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है, और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला स्टेट है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% करना। तो इसी उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने इस नई शिक्षा नीति को लागू किया है। दोस्तों कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा स्टेट कौन सा है? तो ध्यान से सुनिएगा, भारत का दूसरा स्टेट है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश, यानी पहला स्टेट कर्नाटक है और दूसरा स्टेट है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अल मोहाद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में अल मोहाद अल हिंदी नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो ये भी जो नौसैनिक अभ्यास है ये फारस की खाड़ी में हुआ है और भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने हिस्सा लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन को। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर है साकिब अल हसन, तो उन्हें आईसीसी के द्वारा जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो दोस्तों खेल के तीनों प्रारूपों में जो भी खिलाड़ी एक माह में अच्छा प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि किस खिलाड़ी को किस मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो जनवरी माह के लिए ऋषभ पंत को चुना गया था, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन, मार्च के लिए दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल के लिए बाबर आजम को जो कि पाकिस्तान के हैं, और मई महीने के लिए मुशफिकुर रहीम को जो कि बांग्लादेश के हैं। दोस्तों जून के लिए चुना गया था डैन कैनवे को, और जुलाई के लिए चुना गया है किसे? साकिब अल हसन को। साकिब अल हसन का कहां से रिलेशन है दोस्तों? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के माध्यम से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है और इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज है। बात आई है दोस्तों डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का कार्य होता है रक्षा से संबंधित भारत के लिए उपकरण तैयार करना।
डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों जोया अग्रवाल की बात करें तो उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है और उन्होंने B777 हवाई जहाज भी उड़ाया है। इसके अलावा जोया अग्रवाल 2500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भर चुकी है। दोस्तों बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। दोस्तों इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193 और इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेज। इसका काम होता है यानी संयुक्त राष्ट्र का काम होता है विश्व में युद्ध को रोकना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा 11 अगस्त 2021 को की है और बताया कि जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है वह देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। दोस्तों वाटर प्लस शहर घोषित करने का अर्थ ये है कि इस शहर यानी इंदौर में जो वाटर मैनेजमेंट है वो सबसे बढ़िया है और दोस्तों यहाँ पर जो पानी है वह भी स्वच्छ है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस बार 2021 में इंडिपेंडेंस डे की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों 15 अगस्त 2021 से रिलेटेड यानी स्वतंत्रता अगस्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर 8वीं बार झंडा फहराया और इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट भाषण दिया। इसके अलावा उन्होंने 100 लाख करोड़ की युवाओं के लिए गति शक्ति योजना की घोषणा की और ये भी कहा कि जो सैनिक स्कूल होंगे उनमें बेटियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं की हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और 2024 तक राशन दुकानों, मिड डे मील जैसी हर योजना के तहत दिया जाने वाला जो चावल होगा वो पोषण युक्त होगा जिससे कुपोषण से निपटा जा सके। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा की गई है। तो इसकी घोषणा की है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो 4 नए जिले बनाए जाएंगे। इसके अलावा 18 नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी। तो 4 नए जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है मोहला मानपुर, दूसरा है शक्ति, तीसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा है दोस्तों मनेन्द्रगढ़। तो ये 4 नए जिले बनाए जाएंगे। वर्तमान में 28 जिले हैं। अगर इन 4 नए जिलों का निर्माण हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप उड़ीसा गवर्नमेंट के पास रहेगी। और दोस्तों इससे पहले उड़ीसा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सर बनी हुई है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सम्मानित किया है और 10-10 लाख रुपए की नगद राशि दी है। इसके अलावा जो सहयोगी स्टाफ था उसको भी 5-5 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों इस साल यानी 2021 में भारत की जो हॉकी टीम थी उसका टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन था। जो पुरुषों की टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जो महिलाओं की टीम थी वह सेमीफाइनल तक पहुंची थी। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है दोस्तों? रानी रामपाल है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो दोस्तों इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, यानी प्रत्येक मजदूर को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों इसकी घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दे दी है? तो दोस्तों जो एनडीए की परीक्षा है उस परीक्षा में महिलाओं को भाग लेने की इजाजत दे दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। हुआ क्या है दोस्तों, इसके खिलाफ यानी महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किया जाए इसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है
और कहा है कि एनडीए की परीक्षा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसकी परीक्षा में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। उनको केवल इस आधार पर अलग नहीं रखा जा सकता है कि वो महिला हैं। तो दोस्तों ये फैसला किसने सुनाया है? जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषि घोष राय ने। दोस्तों एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए का मतलब होता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसकी जो लोकेशन है वो है खड़कवासला पुणे में और इसके जो कमांडेंट हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। दोस्तों एनडीए का काम क्या होता है? तो यह तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो कैडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। दोस्तों किस कंपनी ने यह सर्वेक्षण किया है? ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने। तो इसने दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है वो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है और जो चाइना का जो ह्यूस्टन शहर है वो सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों ह्यूस्टन के बाद किसका नाम आएगा? गाजियाबाद का। इसके अलावा भारत के कुछ और शहर है इस लिस्ट में शामिल हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से शहर हैं? ध्यान से सुनिएगा। बुलंदशहर, भिवंडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और फरीदाबाद और इसके अलावा मेरठ भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी जो टॉप प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के ये शहर भी शामिल हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश घोषित किया है दोस्तों। इसके अलावा पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया दुनिया के प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दोस्तों भारत में जो प्रदूषण का कारण बताया गया है वो है वाहनों के द्वारा निकाला जाने वाला धुआं और उद्योगों के द्वारा निकाला जाने वाला धुआं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी भारत का जो पहला स्मॉग टावर है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली में। दोस्तों ये स्मॉग टावर क्या होगा? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। स्मॉग टावर का काम होगा प्रदूषित वायु को साफ करना। दोस्तों इसको लगाया गया है दिल्ली के किनॉट प्लेस में। तो ये 1 किलोमीटर की परिधि की जो प्रदूषित वायु होगी उसको वो साफ करेगा और साफ करके उसको वातावरण में फैलाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 स्पर्धा में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 स्पर्धा में शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जो शैली सिंह है वो लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और उन्होंने विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों शैली सिंह के जो कोच हैं वो कौन है? लंबी कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज और उनके पति रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज। दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो इसका आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ है और इसमें कुल 116 देश शामिल थे और इसका जो आयोजन है वो 18 से 22 अगस्त के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। दोस्तों साल 2017 में भारतीय सेना ने 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन और करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसके तहत रूस के साथ भारत का समझौता हुआ था और इस समझौते में भारत रूस से AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने वाला था। दोस्तों इसके तहत जो भारत है वो रूस से AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद रहा है। इसके लिए काम भी हुआ था दोस्तों। भारत ने साल 2019 में रूस के साथ मिलकर के जो अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके तहत कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-103 राइफल बनाने का करार किया था, लेकिन ये राइफलें अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। इसलिए जो भारत है वो रूस से डायरेक्ट AK-103 राइफल खरीद रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके कारण जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पड़ोस के देशों में जा रहे हैं और हर एक देश अपने नागरिक को अफगानिस्तान से निकाल रहा है। तो भारत भी यह काम कर रहा है। तो भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम दिया है दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। तो यह हुआ था शुरू 16 अगस्त से और अब तक लगभग इस मिशन के तहत 800 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं, यानी वहां से निकाले जा चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक बने हैं टेक चंद। दोस्तों
2016 रियो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेक चंद के द्वारा जो ओपनिंग सेरेमनी है पैरालंपिक की, उसमें ध्वज वाहक बनाया गया है। पैरालंपिक कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं दोस्तों, और भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अवनी लेखरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है अब तक। और अवनी लेखरा की बात करें तो ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो कौन बनाए गए हैं आपको याद रखना है, ध्वजवाहक टेक चंद बनाए गए हैं। किसकी जगह बनाए गए हैं? मरियप्पन थंगावेलु की जगह। मरियप्पन थंगावेलु को इसलिए अलग कर दिया गया था दोस्तों क्योंकि वो प्लेन में एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे। दोस्तों पैरालंपिक गेम्स की बात कर लेते हैं। तो पैरालंपिक गेम्स में हर देश का दिव्यांग खिलाड़ी खेलता है। यानी दोस्तों जो पैरालंपिक होते हैं वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। पैरालंपिक की शुरुआत 1960 से हुई थी और ये हुई थी इटली की राजधानी रोम से। दोस्तों 1968 से पैरालंपिक गेम्स में भारत ने भाग लेना शुरू किया है और 2016 रियो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें 4 मेडल जीते थे। इसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। दोस्तों रियो के अलावा 1984 के न्यूयॉर्क में हुए पैरालंपिक गेम्स में भी भारत ने 4 मेडल जीते थे, लेकिन उसमें कोई भी गोल्ड शामिल नहीं था। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ पैरालंपिक से रिलेटेड। और अभी वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं पैरालंपिक दोस्तों? टोक्यो में। तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे पैरालंपिक के लिए, जिसमें हम पैरालंपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी इतनी ही जानकारी पैरालंपिक से डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद पैरालंपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उनको एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।